हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे थे। 4 नियम, रूल ऑफ इफ़ेक्टिविटी, रूल ऑफ इफ़ेक्टिव पब्लिकेशन या प्रभाविता के नियम तक हम लोग कर चुके थे। अब 5वां नियम है प्राथमिकता का सिद्धांत या द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। प्राथमिकता का सिद्धांत ये कहता है कि जब एक ही पौधे को अलग अलग नामों से वर्णन किया गया हो तो जिस नाम से उसका सबसे पहले वर्णन होता है वही नाम मान्य होता है, और इसी को हम प्राथमिकता का सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लीनियस ने 1753 में क्लियोम गाइनेंड्रा एक पौधे का नाम दिया। उसके बाद लीनियस ने ही 1762 में इसको क्लियोम पेंटाफिल्ला नाम दिया। उसके बाद डी कैंडोले ने 1824 में इसको गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफिल्ला नाम दिया, और उसके बाद इटलिस ने 1960 में इसको क्लियोम गाइनेंड्रा नाम दिया। तो प्राथमिकता के हिसाब से 1753 में सबसे पहले इसका नाम क्लियोम गाइनेंड्रा था, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा क्लियोम गाइनेंड्रा लिन। इट विल नॉट बी क्लियोम गाइनेंड्रा इटलिस, ये नहीं होगा। नाम क्या होगा? लीनियस का नाम आएगा, क्योंकि सबसे पहले लीनियस ने ये नाम दिया। उसके बाद 6ठा नियम है वंश नामों का संरक्षण या नॉमिना जेनेरिका कंजर्वेंडा। इसका मतलब ये है कि जब कुछ नाम ऐसे होते हैं, जेनरिक नेम्स ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी लंबे समय से प्रयोग कर रहे होते हैं, तो वो नाम प्राचीनतम होते नहीं होते हैं, फिर भी क्योंकि वो पॉपुलर नेम्स हैं इसीलिए उनको ऐसे ही संरक्षित कर दिया गया, भले ही वो प्राथमिकता के सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहे थे। ऐसे 787 जेनरिक नेम्स को स्टॉकहोम कांग्रेस में ये वेस्कुलर प्लांट्स के नेम्स थे जिनको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के अंदर प्राथमिकता दे दी गई। उसके बाद में लैटिन डायग्नोसिस, 1 जनवरी 1955 के बाद कोई भी नाम अगर लैटिन भाषा में अनुवाद नहीं किया गया है तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद 8वां नियम है साइटेशन ऑफ ऑथर्स नेम। किसी भी स्तर के जो टैक्सोन है या कोई भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसमें नाम के साथ लेखक का नाम का होना अनिवार्य है। जैसे कि लिलिएसी जो फैमिली है उसको सबसे पहले एडेंस ने बताया था, इसलिए माइकल एडेंस ने बताया था, इसलिए उसके आगे लिखते हैं एडेंस। ऐसे ही लिलियम लिन, लीनियस ने लिलियम वंश की सबसे पहले स्थापना की थी। उसके बाद लिलियम सुपरबम लिन, तो सुपरबम जो स्पीशीज़ है उसको सबसे पहले लीनियस ने बताया। इसलिए जो लेखक का नाम है, ऑथर्स नेम है, वो हम उस टैक्सोन के बाद में लिख देते हैं। फैमिली है तो फैमिली के बाद, जीनस है तो जीनस के बाद, और अगर स्पीशीज़ है तो स्पीशीज़ के बाद। कई बार क्या होता है कि 2 साइंटिस्ट मिलकर के किसी नाम को देते हैं, जैसे कि कोई भी नाम सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने दिया, उसके बाद में उसको प्रमाणिक ढंग से प्रकाशन दूसरे व्यक्ति ने किया, तो दोनों साइंटिस्ट का नाम उसमें आएगा, पहले वाले का और फिर दूसरे वाले का। जैसे कि कैपरिस लेसियन था, सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने उस नाम को दिया था, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन जो था वो डीसी ने दिया था, डी कैंडोले ने दिया था, तो हम लिखेंगे कैपरिस लेसियन था
RBR is for Robert Brown and EX उसके बाद में DC फॉर डी कैंडोले। तो इस तरीके से दोनों साइंटिस्ट के नाम उसमें दिए जाते हैं। नाउ दी 9th लॉ वो ये कहता है कि एक वंश को 2 या अधिक वंशों में जब हम विभाजित करते हैं, एक जीनस को 2 या अधिक जनरा में हम विभाजित करते हैं, तो ओरिजिनल नेम जो होता है वो वंश प्रारूप का होता है। जैसे कि एसर सैकरम मार्श ने एसर सैकरम को 2 में बांटा, एक तो एसर सैकरम मार्श और दूसरा एसर नाइग्रम माइकेक्सेफ। तो इसमें जो मौलिक नाम है वो टाइप स्पेसिमेन को दिया जाएगा, एसर सैकरम को दिया जाएगा। 10वां पॉइंट है, जब किसी जाति को अन्य वंश में मिला दिया जाता है तो भी स्पेसिफिक एपिथेट उसके साथ रहता है। जैसे कि ड्यूरॉय ने क्या किया कि अमेरिकन लार्क का नाम इस तरीके से रखा, उन्होंने कहा कि पाइनस लेसियाना ड्यूरॉय, उन्होंने पाइनस लेरिसिना नाम दिया उसको। उसके बाद माइकॉक्स ने इसको लेरिक्स जीनस के अंदर रखा, उन्होंने कहा कि नो, द नेम इज़ लेरिक्स अमेरिकाना। पहला नाम था पाइनस लेरिसिना, दूसरा नाम था लेरिक्स अमेरिकाना। तो माइकॉक्स का जो नामकरण है वो गलत साबित होता है। क्यों? क्योंकि द स्पीशीज़ शुड रिमेन द सेम। माइकॉक्स का नाम होना चाहिए था लेरिक्स लेरिसिना, क्योंकि जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो प्रिजर्व होता है। आप जीनस बदल दीजिए लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट विल रिमेन द सेम। तो इसका जो सही नाम है वो होना चाहिए लेरिक्स लेरिसिना। उसके बाद 11वां बिंदु, जब 2 या अधिक समान स्तर वाले टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को मिलाया जाता है, समान स्तर के आपस में मिला रहे हैं हम, तो जो सबसे पुराना नाम है जो पहले एग्जिस्टेंस में आया उसी को बना रहने देंगे। अगर दोनों ही नाम एक ही दिन के होंगे तो उन नामों को जोड़ने वाले जो लेखक होते हैं वो स्वेच्छा से किसी एक को चुन लेते हैं। 12वां बिंदु, जब किसी टेक्सोनोमिक कैटेगरी का स्तर बदला जाता है, यानी कि जीनस या फैमिली, जीनस को फैमिली में बदल दें या फैमिली को या किसी फैमिली को जीनस में बदल दें, तो जो प्राचीनतम प्रमाणिक नाम है वो ही रहने दिया जाएगा। नाउ द रिजेक्शन ऑफ नेम्स, कोई भी नाम या एपिथेट को इसलिए अस्वीकार या परिवर्तित या रूपांतरित नहीं किया जाना चाहिए कि वो अच्छी तरह से चयनित नहीं है या सहमति योग्य नहीं है या अन्य नाम इससे अच्छी तरह से जाना जाता है। केवल इलेजिटिमेट नेम जो होता है उसको ही अस्वीकार्य होना चाहिए। अवैध नाम को अस्वीकार कर सकते हैं। नामकरण पद्धति के अनुसार एक से अधिक नाम हो तो अस्वीकार कर सकते हैं, जब नामकरण निर्दिष्ट धाराओं के अनुरूप ना किया गया हो, जो लॉज हैं उनके हिसाब से नहीं किया गया हो। यदि वो बाद का होमोनिम है, सेम नाम किसी और प्लांट को भी दे दिए जाए तो उसको अस्वीकार करेंगे। अगर ये एक अस्वीकृत करने योग्य नाम है, जैसे जेनरिक नेम है जिसको अस्वीकार किया जाना चाहिए। उसके बाद यदि वो एक स्पेसिफिक नेम है, ऐसे कार्यों में प्रकाशित हुआ है जो कि पूर्ण रूप से द्विनाम पद्धति को फॉलो नहीं करते हैं। यदि वो टोटोनिम है, पुनर्नाम है, वंशों के नाम की पुनरावृत्ति है, इट इज़ अ रिपीटिशन ऑफ नेम्स ऑफ जनरा, तो इन नामों को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, वो अस्वीकार किए जा सकते हैं। सो दीज आर अ फ्यू लॉज ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर।